चैप्टर्स 137, 138, 139, 140। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 137, मौत का साया। ये देखते ही कि जोंगली का घुसा बस बाइनिंग बिंग को पड़ने हाई वाला था, जोंगलिन और जोंगजियन दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सिर्फ फैंग युआन दूर खड़ा था, उसकी यूं में एक अजीब सी गंभीरता चमक रही थी। बाइनिंग बिंग के बारे में जितना वो जानता था, उसके हिसाब से वो ऐसी बचकानी गलती कैसे कर सकता था। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। ठीक उसी पाल बाइनिंग बिंग ने अचानक हमला कर दिया। उसका दाहिना हाथ और कलाई का मांस एकदम ट्रांसपेरेंट नीले रंग की बर्फ में बदल गया, जिसके आर पार उसकी उंगलियों की हड्डियां साफ दिख रही थीं। उसकी उंगलियां जुड़कर सीधी हो गईं, एक तलवार की धार जैसी बन गई और बिजली की तेजी से जोंगली के दिल में घुस गई। जोंगली का नीचे गिरता हुआ जिस्म एक झटके में रुक गया। उसने अपनी ऊँग फटी की फटी रह गईं, वो नीचे अपने सीने की तरफ हैरानी से देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड जोंगली। इस अचानक हुए बदलाव से जोंगजियांग और जोंगलिन को अपनी इन पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुझे क्या लगा, तेरे एक घूंसे से मेरी दाहिनी बांह सच में टूट गई? बड़ा मासूम है रीटू। मैंने कब का रैंक 3 आइस मसल गू इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को आइस मसल्स में बदल लिया है। ये है अल्टीमेट डिफेंस। मैंने बस नाटक इसलिए किया ताकि किसी खास को एक सरप्राइज दे सकूं। बाइनिंग बिंग धीरे से उठा, उसकी ईनी में बेइज्जती साफ दिख रही थी और अपनी बात खत्म करते करते उसने फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन का चेहरा एकदम शांत था, वो भी उसी घूर रहा था। प्लोप बाय निंग बिंग। जोंगली ने अपना मुंह खोला, बड़ी मुश्किल से अपने आखिरी शब्द बोलते हुए। बाइनिंग बिंग के बर्फीले हाथ से ठंडी हवा फैली और उसके दिल को जमा दिया, उसकी जिंदगी की सारी शक्ति खत्म कर दी। कमीने, धोखेबाज, मैं तुझसे लड़कर ही रहूंगा। जोंगलिन ने जोंगली को अपनी ईंग के सामने मरते देखा और शादीद दर्द और गुस्से में उसने अपने खतरे की परवाह किए बिना बाइनिंग बिंग की तरफ चार्ज कर दिया। जोंगलिन, शांत हो जा। जोंगजियन ने सही वक्त पर हरकत की और जोंगलिन को रोक लिया। ग्रुप लीडर मारे जा चुके हैं, अब हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जल्दी भाग, मैं यूस रोकता हूं। जोंगजियन ने अपने दुख को काबू किया और बोला, भाई जोंगजियन। जोंगलिन हक्का बक्का रह गया, उसकी ईंग लाल हो गई थीं। जोंगजियन ने अपना हाथ पीछे झटका और एक कदम आगे बढ़ाया, बाइनिंग बिंग का रास्ता रोकते हुए। शैडो बॉन्ड गू। उसके पैरों के नीचे की परछाई अचानक जिंदा हो उठी, अजीब तरह से आकार बदलते हुए बाइनिंग बिंग की परछाई से जुड़ गई। मेरे पास शैडो बॉन्ड गू है। जैसे ही मुझे चोट लगेगी, बाइनिंग बिंग को भी वही डैमेज होगा। वो मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। जोंगलिन, तू अभी जवान है और तेरा टैलेंट मुझसे और ग्रुप लीडर से बेहतर है, जल्दी निकल यहां से। जोंगजियांग की नजर बाइनिंग बिंग पर टिकी हुई थी जब वो चिल्लाया, भाई जोंगजियांग। जोंगलिन की आंख में आंसू आ गए, वो शैडो बॉन्ड गू की कमजोरी जानता था। पिछली लड़ाई में जोंगजियांग ने इस गू वर्म का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसे ही बाइनिंग बिंग ने काफी दूरी बना ली, परछाई टूट जाती थी। जोंगजियांग का ये कहना सिर्फ उस तसल्ली देने के लिए था। खासकर अब जोंगजियांग के पास ज्यादा प्राइमेवल एसेंस नहीं बचा था, वो पहले ही बहुत खर्च कर चुका था और यहां तक कि रोमिंग ज़ॉम्बी गू ने भी काम करना बैंड कर दिया था। जोंगलिन के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे, उसने एक कदम भी हिलने से माना कर दिया। वो मुड़ा, फैंग युआन को घूरते हुए, फैंग युआन, अभी तक रिइंफोर्समेंट्स क्यों नहीं आए? फैंग युआन ने कुछ नहीं कहा, बस बाइनिंग बिंग को घूरता रहा। बाइनिंग बिंग ने अपनी दाहिनी बांह हिलाई और कुछ देर बाद उसकी दाहिनी बांह वापस मांस की हो गई। उसने मजाक उड़ते हुए कहा, रिइंफोर्समेंट्स? ही, अगर आने होते तो कब के आ जाते, ये सब झूठ है। टीएसके, तू तो अस वाले से भी ज्यादा नादान है। तुझे सच में लगता है कि शैडो बॉन्ड गू जैसी सस्ती चीज मुझे रोक सकती है? उसने परछाई को नफरत से देखा, जैसे उस कोई फर्क ही ना पड़ता हो। फैंग युआन, क्या ये सच है? जोंगलिन ने अपनी मुट्ठी भींची, उसकी ऊँग से आग निकल रही थी जब उसने गुस्से से पूछा। फैंग युआन ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन बाइनिंग बिंग को देखते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, जो अभी मूव इस्तेमाल किया, उससे तेरा काफी प्राइमेवल एसेंस खर्च हुआ होगा, है ना? अभी तेरे अपचर में कितना प्राइमेवल एसेंस बचा है? जोंगली ने एक डिफेंसिव गू वर्म का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो फैंग युआन के व्हाइट जेड गू से कमजोर था। नतीजा ये हुआ कि उसका डिफेंस टूट गया, लेकिन ऐसा अटैक साफ तौर पर किसी रैंक 2 गू मास्टर के बस का नहीं था। पहले की सिचुएशन के हिसाब से फैंग युआन ने अंदाजा लगाया कि बाइनिंग बिंग ने रैंक 3 फ्रॉस्ट डेमन गू का इस्तेमाल किया था।
इस गू की काबिलियत जबरदस्त थी, रैंक 3 गू में मशहूर थी, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल यूजर को ही नुकसान पहुंचता था। जोड़ों में दर्द तो मामूली बात थी, लेकिन अगर हालत गंभीर हो तो किसी के मसल्स जमकर खराब हो सकते थे, इसलिए इसे दूसरे गू वॉर्म्स के साथ इस्तेमाल करना जरूरी था। बाइनिंग बिंग ने पहले कहा था कि उसके मसल्स आइस मसल्स बन चुके हैं और वो फ्रॉस्ट की ठंडक सह सकते हैं। इसलिए जब फ्रॉस्ट डेमन गू के साथ इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। ये अभी भी बाइनिंग बिंग था जो रैंक 2 प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके एक रैंक 3 गू वर्म को जबरदस्ती एक्टिवेट कर रहा था, तो इसका कंजम्पशन जरूर हाई होगा, लेकिन इस स्टेलमेट को तोड़ने के लिए उस ऐसा तरीका अपनाना ही पड़ा। बाइनिंग बिंग का चेहरा बदल गया, इस पिछले मूव ने उसके प्राइमेवल एसेंस का बड़ा हिस्सा खा लिया था और फैंग युआन ने यह समझ लिया था। इसलिए जोंगली को मारने के बाद उसने दोबारा हमला नहीं किया, बल्कि बात करने का टाइम इस्तेमाल करके रिकवर कर रहा था। वो जोर से हंसा, सर हिलाते हुए, और मान लिया, बुरा नहीं है, मेरा प्राइमेवल एसेंस खत्म हो रहा है, मैंने अपना दाहिना हाथ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया ताकि तुम लोग यूएस पर हमला करो, पर तू जाल में नहीं फंसा। ही, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है ना? फैंग युआन ने अपनी उंगली छोटी कर ली। अगर बाइनिंग बिंग इनकार करता तो वो बिना सोचे समझे हमला कर देता, लेकिन बाइनिंग बिंग ने कबूल कर लिया, एकदम बेखौफ अंदाज में। या तो बाइनिंग बिंग जानता था कि वो मरने वाला है, इसलिए मौत का कोई डर नहीं दिखा रहा था, या फिर उसके पास और भी तगड़े ट्रम्प कार्ड्स दिए और यूज बचने का पूरा कॉन्फिडेंस था। आम गू मास्टर्स के पास सिर्फ 3 से 5 गू वॉर्म्स होते हैं, यहां तक कि किंगशू और चीशन जैसे लोगों के पास भी उतने हाई थे। लेकिन एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, जैसे कि फैंग युआन, उसके पास मूंगलो गू, व्हाइट जेड गू, स्टेल्थ स्केल्स गू, 4 फ्लेवर लिकर वर्म, स्प्रिंग ऑटम सकाडा, अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास और 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास तक उसके पास कुल 7 गू वॉर्म्स थे। बाइनिंग बिंग बाई क्लैन की उम्मीद था और उसके पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल बॉडी थी, एक एब्सोल्यूट जीनियस। अपने कल्टीवेशन के सफर की शुरुआत से ही उस अपने क्लैन का पूरा सपोर्ट मिला था, उसकी दौलत यकीनन फैंग युआन से ज्यादा थी। ए फ्लैट तक उसने 6 से ज्यादा गू वॉर्म्स दिखाए थे। फैंग युआन को यकीन था कि उसके पास और भी हैं, और इन्हीं गू वॉर्म्स की वजह से वो इतने कम प्राइमेवल एसेंस के साथ भी इतना शांत था। असल में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला दुश्मन उसके जैसा ही होता है, सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि मौत से डर भी नहीं, और हाथ में ढेर सारे गू वॉर्म्स। इन 3 चीजों से गू मास्टर की लड़ाई में जीत या हार पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। खासकर गू वॉर्म्स, अगर कोई मजबूत या स्पेशल गू वर्म हो तो वो गू मास्टर को पूरा सीन पलटने का मौका दे सकता है। बाइनिंग बिंग का फ्रॉस्ट डेमन गू एक रैंक 3 गू वर्म था, इसलिए फैंग युआन के व्हाइट जेड गू के डिफेंस के बावजूद वो उस भेज सकता था। यही वजह थी कि फैंग युआन ने अब तक बाइनिंग बिंग से पर्सनल फाइट नहीं की थी। फैंग युआन ने गू यू मैनशी, जोंगली और दूसरों को बाइनिंग बिंग के राज उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया था। आखिरकार दुश्मन को जानकर ही जीत की उम्मीद की जा सकती है। टैलेंट की तुलना में फैंग युआन सिर्फ सी ग्रेड था, बाइनिंग बिंग के सामने ये जमीन आसमान का फर्क था। बाइनिंग बिंग ने पहले कल्टिवेशन शुरू किया था और उसके पास क्लैन की मदद थी, और उसके पास फैंग युआन से बेहतर गू वॉर्म्स थे। मिजाज के मामले में मौत से बेखौफ होने ने उस लगभग अमर बना दिया था। दोनों के बीच फर्क यह था कि बाइनिंग बिंग मजबूत था और फैंग युआन कमजोर। ये सच था, उसे स्वीकार करना था और समझना था। लेकिन लड़ाइयां इसलिए इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि मजबूत हमेशा जीते और कमजोर हमेशा हारे। फैंग युआन का इस हालत में जीतना नामुमकिन नहीं था, लेकिन उस अपने सारे तरीके इस्तेमाल करने थे और हर यूएस ताकत का इस्तेमाल करना था जिसे वो इकट्ठा कर सकता था। गू यू मैनशी सिर्फ शुरुआत थी और जोंगली का ग्रुप अंतत नहीं है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने हमला कर दिया। एक मूनब्लेड के साथ एक सर उठ गया और खून फूट पड़ा। इस पल बाइनिंग बिंग की एम की पुतलियां सुई की नोक जैसी हो गईं, उसके चेहरे का रंग उठ गया। फैंग युआन के मूनब्लेड ने यूएस पर हमला नहीं किया, बल्कि जोंग जियांग के सर पर निशाना लगाया था। जोंग जियांग को फैंग युआन के धोखे की उम्मीद नहीं थी, बाइनिंग बिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा था और उसका सारा ध्यान उसी पर था। उसके पास ज्यादा प्राइमेवल एसेंस नहीं बचा था, इसलिए उस बचाने के लिए उसने रोमिंग ज़ॉम्बी गू को मेंटेन नहीं किया और इस तरह एक ही वार में मारा गया। बम! बाइनिंग बिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह भर खून की उल्टी की, और उसी वक्त उसके कान, नाक और इन से खून के निशान आ गए। जब से लड़ाई शुरू हुई थी, ये उसकी सबसे गंभीर चोट थी। शैडो बॉन्ड गू
डैमेज शेयर करने वाले इफेक्ट के साथ जब शैडो बॉन्ड गू मास्टर को चोट लगती है तो चेन से जुड़े गू मास्टर को 10% डैमेज होता है। ए फ्लैट जब जोंग जियांग मार चुका था, उसकी चोटें परछाई के जरिए बाइनिंग बिंग तक पहुंच गईं। इस चोट का अचानक असर हुआ और बाइनिंग बिंग के पास वाटर शील्ड गू होने के बावजूद वो उस रोक नहीं पाया। फैंग युआन, ट्यून ये क्या किया? एक सेकेंड बाद जोंग लिन झटके से बाहर आया और गुस्से भरी आवाज में चिल्लाया, उसका दिल टूट गया था। फैंग युआन ने यूज अनदेखा किया, उसके शरीर पर सफेद जड़े की रोशनी चमकी और वो बाइनिंग बिंग की तरफ लपका। बाइनिंग बिंग को ऐसी चोट लगने से उसका शरीर लड़खड़ा रहा था और उसका सर चक्र रहा था, उसकी लड़ने की ताकत बहुत कम हो गई थी। फैंग युआन को हमला करते देख वो तुरंत पीछे हट गया। बाइनिंग बिंग, तुझे मौत की लड़ाई नहीं लड़नी थी क्या? फैंग युआन ने पीछा नहीं छोड़ा। बाइनिंग बिंग ने दांत पीसे, चुपचाप भागते हुए। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने खुद को फोकस करने पर मजबूर किया, फैंग युआन के तानों को नजरअंदाज करते हुए। हालांकि वो जानता था कि वो मरने वाला है और उस मौत का डर नहीं था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था और ऐसी खतरनाक सिचुएशन में उसका दिल और भी शांत हो गया। जोंग लिन वहीं खड़ा रहा, उसने फैंग युआन की मदद करने के लिए बाइनिंग बिंग का पीछा नहीं किया। उसका दिल दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। वो बाइनिंग बिंग से नफरत करता था और फैंग युआन से भी उतनी ही नफरत। बाय और फैंग तेजी से आगे बढ़ते गए, घाटी को पार करते हुए। वक्त बीतने के साथ बाइनिंग बिंग की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं और उसकी नाक और ईन से खून बहना बैंड हो गया। धीरे धीरे उसके कदम और भी स्थिर हो गए। वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, बल्कि इस दौरान उसने अपने गू वर्म का इस्तेमाल करके अपने शरीर की चोटों को ठीक किया। फैंग युआन उसका पीछा करते हुए दिल ही दिल में हैरान था। पहले बाइनिंग बिंग का प्राइमेवल एसेंस लगभग पूरी तरह खत्म हो गया था, लेकिन इस दौरान उसने जितना रिकवर किया वो अपनी चोटों को ठीक करने के लिए काफी था। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल बॉडी 10 एक्सट्रीम टैलेंट्स, ये किस तरह की प्राइमेवल एसेंस रिकवरी स्पीड है। वो जितना ज्यादा जानता उतना ही बाइनिंग बिंग को मारने का उसका इरादा पक्का हो जाता। मूंग लोगू, फैंग युआन ने एक चेहरे के साइज का मून ब्लेड फेंका। वो आसमान में उड़ता गया, एक भिनभिनती आवाज निकालते हुए। बाइनिंग बिंग ने ये आवाज सुनी और बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बांह फिर भी कट गई। एक घाव बन गया और खून बहने लगा, लेकिन घाव जल्दी ही बर्फ की एक परत से ढक गया जिसने खून रोक दिया। बाइनिंग बिंग ने आइस मसल्स हासिल कर लिए थे, और जब ये हासिल हो जाता है तो यह ब्लैक एंड व्हाइट बॉर गू की ताकत बढ़ने जैसा था। इसे बनाए रखने के लिए किसी प्राइमेवल एसेंस की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाइनिंग बिंग का दिल डूबता जा रहा था। उसके पुराने घाव ठीक होने से पहले ही नए घाव लग जाते थे। साफ था, फैंग युआन यूज धीरे धीरे घिसकर मारना चाहता था। चैप्टर 138, कोई बाइनिंग बिंग का पीछा करके उससे मारने की कोशिश कर रहा है। ही, आज तक किसी ने मुझे इस हालत में नहीं डाला। फैंग युआन 2, काफी इंटरेस्टिंग है। एक बार मैं ठीक से रिकवर हो जाऊं, मैं तुझे जरूर मारूंगा। बाइनिंग बिंग अपने दिल में चिल्लाया जब वो भाग रहा था। फैंग युआन से आने वाली मौत की ख्वाहिश उस घुटन महसूस करा रही थी। उसके लिए ये एक अनोखा अनुभव था। मौत की घनी औरा ने उसके जिस्म को कांपने पर मजबूर कर दिया और उसमें एक अजीब सा ट्विस्टेड एक्साइटमेंट पैदा होने लगा। उसके पीछे फैंग युआन पीछा करते हुए करीब आ रहा था। ये ल उसने अचानक अपनी कलाई झटकी और एक काले रंग का गू वर्म फेंका। फैंग युआन के कदम रुक गए जैसे कोई दुश्मन सामने आ गया हो, लेकिन जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये जोंग जहन का प्लंडर गू था। स्प्लैट, एक हल्की सी आवाज के साथ फैंग युआन ने असगू वर्म को अपने हाथों में पकड़ लिया। प्लंडरगू एक काला कीड़ा था, नॉर्मल साइज का। उसके सर पर डू मेटल के एंटेनादर और उसकी पीठ पर सफेद धब्बे थे। जैसे हाई स्प्रिंग ऑटम सकाडा ने अपनी ऑरा दिखाई, फैंग युआन ने आसानी से इस प्लंडरगू को रिफाइन कर लिया और थोड़ा प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल करके अपने अपचर में रख लिया। उसने पीछा करना जारी रखा। बाइनिंग बिंग का ऐसा तरीका इस्तेमाल करना यह दिखाता था कि उसकी चोटें कितनी गहरी थीं और वो कितनी डेस्परेशन में था। लेकिन इस हरकत से फैंग युआन और उसके बीच की दूरी फिर से बढ़ गई थी। अफसोस, मेरे पास मूवमेंट गू वर्म की कमी है। अगर मेरे पास ऐसा गू वर्म होता तो मैं अब तक बाइनिंग बिंग को पकड़ चुका होता। फैंग युआन ने अपने दिल में आ भरी। ये फैंग युआन, उसने प्लंडर गू को इतनी जल्दी रिफाइन कर लिया। बाइनिंग बिंग दिल ही दिल में हैरान था। उसने ये प्लंडर गू हासिल किया था और पिछले कुछ दिनों से इसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई थी, लेकिन प्रोसेस मुश्किल था और वो सफल नहीं हुआ था।
इसका एक कारण यह भी था कि जोंग जहन की मौत का उससे इनडायरेक्ट कनेक्शन था। इस प्लंडर गु की विल जोंग जहन से जुड़ी थी, इसलिए उससे बाइनिंग बिंग के लिए ज्यादा नफरत थी और रिफाइन करने की मुश्किल बढ़ गई थी। लेकिन फैंग युआन ने इस प्लंडर गु को पल भर में रिफाइन कर लिया, और बाइनिंग बिंग जो सिर्फ तिरछी नजर से ये देख रहा था, उसका दिल हैरानी और निराशा से भर गया। कुछ गु वॉर्म्स हैं जो ये कर सकते हैं, लेकिन बाइनिंग बिंग के पास कभी कोई ऐसा नहीं था, और सोचना कि फैंग युआन के पास होगा। अनजाने में वो फैंग युआन से और भी सतर्क हो गया था। उसके दिल में फैंग युआन की छवि और भी खतरनाक और रहस्यमयी हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, फैंग युआन का दिल डूबने लगा। ये जितना लंबा खींचेगा, बाइनिंग बिंग उतना हाई ज्यादा प्राइमेवल एसेंस रिकवर करेगा, और उसकी चोटें उतनी ही कम होंगी। इस पर फैंग युआन की बढ़त धीरे धीरे कम होती जाएगी। मुझे डर है कि मैं इस बार उस मार नहीं पाऊंगा, फैंग युआन ने अपने दिल में आ भरी। इस तरह से चलता रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी जब बाइनिंग बिंग की चोट और प्राइमेवल एसेंस काफी हद तक रिकवर हो जाएंगे। हालांकि फैंग युआन मूंगलो गु का इस्तेमाल करके उसकी चोटों को बढ़ा रहा था, लेकिन नॉर्दर्न डार्क आइस सोल बॉडी का टैलेंट बहुत हाई आउटस्टैंडिंग था। इसे स्वर्ग का तोहफा कहा जा सकता है। प्राइमेवल एसेंस रिकवरी रेट तो फैंग युआन के प्राइमेवल स्टोन्स इस्तेमाल करने से भी तेज था। जब तक आगे वाले लोगों को कोई वुल्फ पैक ना मिल जाए और वो फंस जाएं, या फिर कोई गु मास्टर ग्रुप सामने आ जाए और बाइनिंग बिंग को कुछ देर के लिए रोक ले। लेकिन अगर वो बाई क्लैन का ग्रुप हुआ तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। फैंग युआन के विचार एक भंवर की तरह घूम रहे थे जब उसने पीछे हटने का सोचना शुरू कर दिया। उनका पीछा करना एक लंबा सफर था, लेकिन बीच में उन्हें एक भी भेड़ियों का झुंड या गु मास्टर ग्रुप नहीं मिला। इसका मतलब था कि बाइनिंग बिंग जो भागने का रास्ता चुन रहा था, उसके पास भी एक रिकॉन गु वर्म था और वो खतरे से बच सकता था। किंग माओ पहाड़ इतना बड़ा था, वो हर दिशा में भाग सकता था। फैंग युआन के पास बाइनिंग बिंग को एक हाई दिशा में भागने पर मजबूर करने का कोई तरीका नहीं था। वुल्फ टाइड के खिलाफ सबसे जरूरी चीज है एक साथ रहना और वुल्फ टाइड से अलग ना होना। अगर तुम अलग हो गए तो तुम खतरे में हो, किंग शू ने फैंग झेंग से कहा जब वो रास्ते में तेजी से जा रहे थे। अगर दुश्मन बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ पैक है तो हम जमीन का इस्तेमाल करके डिफेंड कर सकते हैं और उन्हें आमने सामने हरा सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ पैक है तो सबसे पहली चीज है पीछे हटना, फिर सिग्नल गु का इस्तेमाल करना और आसपास के गु मास्टर्स के रिग्रुप होने का इंतजार करना। हमें कम से कम 3 ग्रुप्स को मिलकर काम करना होगा, तभी फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ को हराने का अच्छा चांस होगा। ऑफ कोर्स वुल्फ टाइड में दुश्मन सिर्फ लाइटनिंग वुल्व्स नहीं हैं, बल्कि गु मास्टर्स भी हैं। यह कहते हुए गु यू किंग शू रुक गया। दूसरे 4 जानते थे कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। साफ था, वो बाइनिंग बिंग था। इन दिनों बाइनिंग बिंग हर जगह लोगों को चैलेंज कर रहा था, अपने कल्टीवेशन को दबाकर सिर्फ रैंक 2 रेड स्टील प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल कर रहा था और जोंगली, चीशन और बाकी सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। जैसा उसने ऐलान किया था, गु यू किंग शू उसका अगला निशाना था। अगर हमारा सामना बाइनिंग बिंग से होता है, गु यू किंग शू ने आगे कहा, तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम लड़ाई से बचें। ये बात फैंग झेंग के कानों में पड़ी और उसके दिल में बेचैनी पैदा कर दी। उसके दिल में गु यू किंग शू भले ही बाहर से नर्म दिखता था, लेकिन उसका व्यक्तित्व सख्त था और वो अपने उसूलों पर टिका रहता था। गु यू किंग शू से यूज अपनेपन का एहसास होता था। वो गु यू किंग शू की इज्जत और प्यार करता था और स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि बाइनिंग बिंग किंग शू से बेहतर साबित हो। हर कोई बाइनिंग बिंग की चर्चा कर रहा है, वो कैसा इंसान है? फैंग झेंग ने तेवर चढ़ाकर पूछा। ग्रुप के 3 अन्य लोग गंभीर हो गए। गु यू किंग शू ने फैंग झेंग की तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, वो किंग माओ पहाड़ का नंबर 1 जीनियस है। फैंग झेंग, ध्यान से सुनो। तुम अभी जवान हो और तुम्हारे पास ग्रेट टैलेंट है, तुम शायद भविष्य में उससे आगे निकल सकते हो। इसलिए जब तक तुम पूरी तरह से बड़े नहीं हो जाते, उससे सीधे टकराव से बचना। याद है वो कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई थी? सर झुकाना और उठाना। कभी कभी लोगों को अपना सर झुकाना पड़ता है। फैंग झेंग ने किंग शू की तरफ देखा और जब उनकी नजरें मिलीं, तो वो ना चाहते हुए भी सर हिलाकर बोला, मैं समझ गया भाई किंग शू। कृपया चिंता ना करें। अच्छा। किंग शू अभी बोल ही रहा था कि अचानक रिकॉन गु मास्टर ने बीच में टोका, आगे ज्यादा दूर नहीं, एक गु मास्टर तेजी से आ रहा है। सबके चेहरे बदल गए। हीलिंग गु मास्टर गु यू याओ होंग का चेहरा गंभीर था। जरूर कोई छोटा ग्रुप है जो वुल्फ पैक से बिछड़ गया है, चलो उन्हें बचते हैं। फैंग झेंग ने इसके बजाय कहा,
कहीं वो बाइनिंग बिंग तो नहीं? क्या वो आमतौर पर अकेला सफर नहीं करता? वो हो भी सकता है या नहीं भी। लेकिन अगर ये सच में कोई भटका हुआ गू मास्टर है, तो चाहे वो किसी भी गांव का हो, वो हमारे गठबंधन का साथी है। हमें जाकर उस बचाना होगा, गु यू किंगशू ने कहा, दिशा बदलते हुए और यूएस गु मास्टर की तरफ बढ़ते हुए। उसके चारों साथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन जल्दी ही रिकॉन गु मास्टर ने कहा, ये एक गु मास्टर नहीं है, पहले गु मास्टर के पीछे एक और है। तो यह दो गु मास्टर्स हैं। लगता है सिचुएशन वैसी ही है जैसा सिस्टर याओ होंग ने कहा था। ये जरूर कोई ग्रुप है जो वुल्फ पैक से अलग हो गया है। गु यू फैंग झेंग ने राहत की सांस ली। गु यू किंगशू के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, लेकिन दूसरे तीन के चेहरे अब थोड़े रिलैक्स हो गए थे। इस पॉइंट पर अगर कोई ऊपर से देख रहा होता, तो वो देखता कि किंगशू का ग्रुप, फैंग युआन और बाइनिंग बिंग, पहाड़ी रास्ते पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ओ! बाइनिंग बिंग का चेहरा बदला। उसके पास एक रिकॉन गू था, और उसने महसूस किया कि 5 गू मास्टर्स का एक ग्रुप उसकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत अपनी दिशा बदल दी। हालांकि उसके पास एक रिकॉन टाइप गू वर्म था, लेकिन वो आगे वाले लोगों की पहचान नहीं कर सकता था। हर गू वर्म की एक हाई क्षमता होती थी, इसलिए उसके फायदे और नुकसान थे। फैंग युआन के अर्थ कम्युनिकेशन ये ग्रास को हाइलर लो, वो शोर सुन सकता था और कदमों की आहट के लिए सबसे सेंसिटिव था, लेकिन वो मर्द या औरत जैसी जानकारी नहीं पता लगा सकता था। और अगर कोई गू मास्टर साइलेंट स्टेप गू का इस्तेमाल करता, तो वो अपने कदमों की आहट छुपा सकता था और वो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये ना जानते हुए कि कौन है, सेफ रहने के लिए बाइनिंग बिंग ने उनसे बचना चुना। लेकिन इस बार हालत अलग थे। किंगशू का ग्रुप एलीट से भरा था, और उनका रिकॉन गू मास्टर भी एक प्रोफेशनल था। कोई है। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने किंगशू ग्रुप की मौजूदगी का पता लगा लिया। वो तेजी से दौड़ रहा था, और उसके दाएं कान से जड़ें निकल रही थीं, लेकिन जमीन में नहीं जा रही थीं, इसलिए उसकी डिटेक्शन रंगे उसके पीक का आधा भी नहीं थी। बाइनिंग बिंग ने फिर से अपने दौड़ने की दिशा बदली, लेकिन किंगशू का ग्रुप उसके पीछे ही लगा रहा, अपनी दिशा उसके अनुसार बदलते हुए। इस तरह, चाहे वो बाइनिंग बिंग हो या फैंग युआन, उनके चेहरे गंभीर हो गए। दोनों बेहद चालाक वो तुरंत समझ गए, ये अनजान ग्रुप सबसे बड़ा अनसर्टनिटी है, ये लड़ाई के नतीजे पर जरूर असर डालेगा। अगर ये बाई क्लैन का ग्रुप हुआ, तो मैं तुरंत स्टेल्थ स्केल्स गू इस्तेमाल करके पीछे हट जाऊंगा। लेकिन अगर ये दूसरे 2 क्लान्स में से कोई हुआ, ही। फैंग युआन की ईद में ठंडी चमक दौड़ गई। वो जानता था कि इस फैसले में कुछ रिस्क था। अगर ये बाई क्लैन का ग्रुप हुआ और उनमें से किसी गू मास्टर के पास डिटेक्शन का तरीका हुआ, तो यूज मौत के कुएं में धकेल दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने ये सुनहरा मौका खो दिया, तो शायद यूज बाइनिंग बिंग को मारने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा, चाहे गू मास्टर्स किसी भी क्लैन के हों, फैंग युआन के पास 66% चांस था, जबकि बाइनिंग बिंग के पास सिर्फ 1/3, इसलिए फैंग युआन के पास जुआ खेलने का कारण था। दौड़ते हुए दोनों पार्टीज नजदीक आते गए। हम उन्हें लगभग देख सकते हैं। ठीक इस मोड़ के पीछे रिकॉन गू मास्टर ने पहाड़ी रास्ते के एक मोड़ की तरफ इशारा किया। वो ना चाहते हुए भी अपने कदम धीमे कर लिए, आगे होने वाली मुलाकात का इंतजार करते हुए। एक सफेद साया मोड़ से घुमा और उनके सामने आ गया। बाइनिंग बिंग! फैंग झेंग हैरानी से चिल्लाया, उसने बाइनिंग बिंग का पोर्ट्रेट पहले जरूर देखा था। दूसरे 4, यहां तक कि किंगशू का चेहरा भी उतर गया। बाइनिंग बिंग ऐसी बुरी हालत में है, वो जरूर किसी फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ पैक से टकराया होगा। HMPH, उसके साथ यही होना चाहिए। वुल्फ टाइड में अकेला घूम रहा है, क्या हवा बना रहा है? सबने एक साथ आगे बढ़कर उससे मिलने की कोशिश नहीं की। बाइनिंग बिंग की हरकतों और चेहरे से भागने के संकेत मिल रहे थे। इसने किंगशू ग्रुप को अंदर ही अंदर खुश कर दिया। लेकिन उसी पाल फैंग युआन मोड़ के उस पार से चिल्लाया, बाइनिंग बिंग, भाग क्यों रहा है? मैं आज तुझे जरूर मारूंगा। ये कहकर वो पानी में पत्थर मारकर देख रहा था। अर्थ कम्युनिकेशन ग्रास का इस्तेमाल करके वो जानता था कि मोड़ के उस पार 5 लोगों का एक अनजान ग्रुप था। अगर ये बाई क्लैन का ग्रुप हुआ, तो ये ऐलान उनके गुस्से भरे जवाब को दावत देगा। मोड़ के उस पार किंगशू और बाकियों ने ये सुना और उनकी एड़ी हैरत से फैल गईं। ये क्या हो रहा है? कोई सच में बाइनिंग बिंग का पीछा करके यूज मारने की कोशिश कर रहा है? कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना, ऐसी चीज हो रही है? बाइनिंग बिंग को ऐसी पथेटिक हालत में लाने वाला आखिर है कौन? गु यू याओ होंग एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके, उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिख रही थी।
गु यू फैंग जेंग हैरान और संदेह में था, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। इससे पहले कि वो आवाज के मालिक को याद कर पाता, फैंग युआन मोड़ से घूमकर सामने आ गया। क्या? गु यू किंगशू का गंभीर चेहरा हक्का बक्का रह गया। दूसरे 4 ईंट फड़े घूर रहे थे। फैंग युआन को देखने के बाद उनकी ईंट लगभग बाहर निकल आयम। यह गु यू याओजी ने अपना मुंह इतना बड़ा खोल लिया कि उसमें एक बतख का अंडा समा जाए। बड़े भाई, फैंग झेंग की जबान लड़खड़ा गई। ये वो है? यहां तक कि गु यू किंगशू, जिसका कंपोजर बेहतरीन था, वो भी इतना हैरान था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। चैप्टर 139, टूटी बां। बाइनिंग बिंग कौन था? किंग माओ पहाड़ का नंबर 1 जीनियस, एक ऐसा शख्स जो अकेले ही तीनों क्लान्स के स्ट्रक्चर को बदल सकता था, जिसकी कल्टिवेशन स्पीड ने सबको हैरान कर दिया था, यहां तक कि ग्रेट जीनियसेस की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। किसी को भी उसकी भविष्य की उपलब्धियों पर कोई शक नहीं था, यहां तक कि उसके दुश्मनों को भी ये मानना पड़ता था कि उसका टैलेंट बेजोड़ था। लेकिन अब कोई उस जीनियस को ऐसी बुरी हालत में भगा रहा था। किंगशू ग्रुप में से किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि बाइनिंग बिंग का पीछा करने वाला शख्स उनके ही क्लैन से था, फैंग युआन। फैंग युआन के बारे में उनकी जो भी धारणा थी, वो ज्यादातर अरेना लड़ाइयों और रिवर स्वॉलोइंग टोड को भगाने पर आधारित थी। और जब से फैंग युआन ने जोंगली के सामने हार मानी थी, उसकी असली ताकत को सबने कम आंक लिया था। फैंग युआन इतना ताकतवर कब से हो गया? किंगशू ग्रुप को यह बात हजाम करने में मुश्किल हो रही थी। फैंग युआन मोड़ से घुमा। गु यू किंगशू। उसका दिमाग झटके से हिला जब उसने गु यू किंगशू ग्रुप को देखा। वे जुआ जीत गया। बाइनिंग बिंग, आज तेरी मौत का दिन है, फैंग युआन ने सोचा। वो चिल्लाया, छोटे भाई, तुम यहां थे। बहुत बढ़िया। जल्दी से बाइनिंग बिंग को रोको। ये एक घिनौना कातिल है जिसने जोंगली ग्रुप और हमारे क्लैन के गु यू मैनशी ग्रुप को मार डाला। क्या? लेकिन हमारे क्लान्स ने एक समझौता साइन किया है। नहीं, बाइनिंग बिंग के लिए कुछ भी हद से ज्यादा नहीं है। तो बात ये थी। तभी तो फैंग युआन बाइनिंग बिंग का पीछा कर पाया। किंगशू ग्रुप हैरान था और उन्हें बात समझ आ गई। ऐसा लग रहा था कि बाइनिंग बिंग ने कई घमासान लड़ाइयों के बाद उसकी लड़ने की ताकत अपने सबसे निचले स्टार पर गिर गई थी, जिसकी वजह से फैंग युआन ने किस्मत से फायदा उठा लिया। क्या मैं सच में यहां मरने वाला हूं? नहीं, मेरे पास फ्रॉस्ट डेमन गू को सेल्फ डेटोनेट करने के लिए बस काफी प्राइमेवल एसेंस है। अभी भी उम्मीद है, बाइनिंग बिंग ने अपने दिमाग में सोचा। उसके सामने किंगशू ग्रुप था और पीछे फैंग युआन। सिचुएशन बेहद खराब थी। असल में फैंग युआन और फैंग झेंग के रिश्ते में दरार थी। फैंग झेंग नेचुरली फैंग युआन की बात नहीं सुनता, लेकिन बाइनिंग बिंग को इस बारे में नहीं पता था। एक बहरी होने के नाते उसने सिर्फ फैंग झेंग और फैंग युआन के बीच चेहरे की समानता देखी और मजबूती से एक फैसला किया। उसने अपनी दाहिनी बांह उठाई, अपनी मेहनत से रिकवर किया हुआ सारा प्राइमेवल एसेंस अपने दाहिने हाथ की हथेली में मौजूद फ्रॉस्ट डेमन गू में डाल दिया। उसकी दाहिनी बांह के मसल्स हल्के नीले रंग की बर्फ में बदल गए। कोई भी उसकी बांह की सफेद हड्डियों को बर्फ के अंदर साफ देख सकता था। बैंग! एक धमाके की आवाज के साथ बाइनिंग बिंग की पूरी दाहिनी बांह अचानक सेल्फ डेटोनेट हो गई। धुआं और कोहरा उठा और एक तेज ठंडक पागलों की तरह चारों तरफ फैलने लगी। स्नैप! क्रैक! साफ सफेद बर्फ इस झुलसती गर्मी में टांग पहाड़ी रास्ते पर फैल गई, मिट्टी और पेड़ों को ढक लिया। तापमान अचानक गिर गया। उसने अपनी पूरी दाहिनी बांह कुर्बान कर दी। फैंग झेंग बाइनिंग बिंग के इस बेरहम कदम से दहशत में आ गया। जल्दी पीछे हटो! गु यू किंगशू ने फैंग झेंग को पकड़ा और तेजी से भागा। भारी मात्रा में बर्फ उनकी तरफ वुल्फ टाइड की तरह बढ़ी। अगर वो सच में जम गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फैंग युआन किंगशू ग्रुप के 700 कदम की दूरी तक पीछे हट गया जब बर्फ का हमला धीरे धीरे कम हो गया। पहले पहाड़ी रास्ता हरे भरे पेड़ों से भरा था, जिसमें जंगली पौधों की खुशबू थी। ए फ्लैट, ये बर्फ की दुनिया बन चुका था। पेड़ सब जम चुके थे और जमीन पर बर्फ की मोटी परत थी। फैंग युआन ने बर्फ पर कदम रखा और पहाड़ी रास्ते के बीच में पहुंचा। बाइनिंग बिंग का पूरा शरीर बर्फ में जमा हुआ था, जैसे कोई कीड़ा अंबर में फंस गया हो। उसके चेहरे पर अभी भी उसकी शख्सियत की वही घिनौनी दृढ़ता और बेरहमी दिख रही थी। उसने खुदकुशी कर ली? फैंग झेंग ने बड़बड़ाया। किंगशू ग्रुप तेजी से फैंग युआन के पीछे आ गया था। नहीं, किंगशू का चेहरा बहुत गंभीर था। बाइनिंग बिंग ने पहले हाई आइस मसल्स बना लिए हैं। ये बर्फ की परत उस जमाकर मारेगी नहीं, बल्कि उसके लिए एक कवच का काम करेगी,
जिससे यूज रिकवर होने का वक्त मिलेगा। फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग को गौर से देखा और एक मूनब्लेड फेंका। स्क्रीच। मूनब्लेड ने बर्फ के क्रिस्टल से टकराकर एक तीखी आवाज निकाली। 3 मीटर ऊंचे और 2 मीटर चौड़ा आइस क्रिस्टल पर सिर्फ एक हल्की सी खरोंच आई थी। लेकिन बस एक पाल में आइस क्रिस्टल के अंदर की ठंडी ऑरा ने SGHAAV को भर दिया और खरोंच गायब हो गई। फैंग युआन, जो तुमने पहले कहा, क्या वो सच था? किंग शू ने अपनी नजर फैंग युआन की तरफ की। बिल्कुल। जोंगली ग्रुप में से सिर्फ जोंग लिन बचा है और वो मेरे लिए गवाही दे सकता है। हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, डिटेल्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। फैंग युआन ने सर हिलाया और जवाब दिया। उसने वहां से निकलने का मन बना लिया था। वो जानता था कि वो इस आइस क्रिस्टल को तोड़ने में असमर्थ था। अगर वो अपनी ताकत मिलाकर इसे तोड़ भी देते तो इसमें बहुत सारा वक्त और प्राइमेवल एसेंस बर्बाद हो जाता। अगर बाइनिंग बिंग बर्फ से बाहर निकल आया तो उनकी लड़ने की ताकत कम हो चुकी होगी और उसकी लड़ने की ताकत रिकवर हो चुकी होगी, जिससे अगर लड़ाई शुरू हुई तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। निकले? हम क्यों निकले? फैंग जेंग जोर से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। बाइनिंग बिंग ने पहले ही अपनी दाहिनी बांह तोड़ दी है और जो लड़ाइयां उसने लड़ी हैं उससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका है। हम इस आइस क्रिस्टल को तोड़ सकते हैं और क्लैन के रिइंफोर्समेंट्स के लिए सिग्नल गो एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि उस खत्म किया जा सके। ये एक बेहद दुर्लभ मौका है। सबके दिल इन शब्दों से हिल गए। जब फैंग युआन बाइनिंग बिंग का पीछा करके यूज मारने की कोशिश कर सकता है तो हम वही क्यों नहीं कर सकते? कई गु मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा और वो ऐसे विचार आने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर हम बाइनिंग बिंग को मार देंगे तो हम गु यू क्लैन के महान हीरो बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने उस मार दिया तो क्या बाईगांव गुस्से में जंग शुरू नहीं कर देगा? और अब वुल्फ टाइड भी है। नहीं, इसलिए ही क्योंकि वुल्फ टाइड है। अगर हम बाइनिंग बिंग को मार भी देंगे तो बाईगांव को बस अपना गुस्सा पीना पड़ेगा। सही है, एक मारा हुआ जीनियस नहीं होता। ग्रुप के सदस्यों ने चर्चा की। उनके दिमाग शोहरत और इज्जत पर टिके थे। सच में बेवकूफ हैं। यह नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक की ताकत का अंदाजा भी कैसे लगा सकते हैं? फैंग युआन ने अपनी ईड़ सिकोड़ ली और मन ही मन मुस्कुराया। वो इन लोगों के साथ मरने के लिए रुकने वाला नहीं था। गु यू किंग शू भी दुविधा में था। बिना शक यूज बाइनिंग बिंग की समझ ग्रुप के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा गहरी थी। वो दास एक्सट्रीम फिजिक्स के राज के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उस बाइनिंग बिंग को मारने से मिलने वाली शोहरत की भी ज्यादा चाह नहीं थी। वो शोहरत और लाभ के प्रति उदासीन था। उस एक बार गु यूबो ने अगले क्लैन हेड के रूप में तैयार किया था, लेकिन उसने खुशी से ये पोजीशन फैंग झेंग को दे दी। उसकी असली चिंता क्लैन के हितों में थी और उसका दिल क्लैन की भलाई से गहराई से जुदा हुआ था। बाई गांव का उभरना पूरी तरह से बाइनिंग बिंग की वजह से है। अगर हम बाइनिंग बिंग को मार देंगे तो हमारा गु यू क्लैन किंग माओ पहाड़ का नंबर 1 क्लैन बना रहेगा। हालांकि बाइनिंग बिंग एक रैंक 3 गु मास्टर है, मेरे पास वुड चाम गु है और उससे लड़ने की क्षमता है। इसके अलावा उसने अभी अभी अपनी दाहिनी बांह खोई है और उस एक अंग की कमी की आदत डालने में जरूर कुछ वक्त लगेगा। ये एक जीत हार की लड़ाई में सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। किंग शू ने सोचा। गु यू किंग शू की नजर दृढ़ हो गई। फैंग युआन पूरे वक्त किंग शू के चेहरे के भाव देख रहा था। जब उसने किंग शू का चेहरा देखा तो उस समझ आ गया कि उसने क्या फैसला किया है। अगर गु यू किंग शू परिणामों की परवाह किए बिना वुड चाम गु का इस्तेमाल करता है तो वो एवरेज रैंक 3 गु मास्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और यहां तक कि लेवल्स पार करके लड़ने की ताकत भी रखेगा। लेकिन जिसका वो सामना कर रहा है वो बाइनिंग बिंग है, जिसके पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक है। लड़ाई यकीनन आसान नहीं होगी। जब बाइनिंग बिंग अपने प्राइमेवल एसेंस को डाइल्यूट करके अपने कल्टीवेशन को दबा सकता है तो वो नेचुरली अपने रैंक 3 कल्टीवेशन को रिस्टोर भी कर सकता है। अभी उसके पास आइस क्रिस्टल के अंदर इस प्रतिबंध को हटाने के लिए काफी वक्त है। जब वो बाहर निकलेगा तो वो बहुत संभव है कि एक रैंक 3 गु मास्टर के रूप में होगा। बाइनिंग बिंग बेहद प्रतिभाशाली था और फैंग युआन को उसके खिलाफ लड़ने के लिए बड़ी मदद की जरूरत पड़ी थी जब बाइनिंग बिंग का कल्टीवेशन रैंक 2 तक दबाया गया था। जब बाइनिंग बिंग रैंक 3 में प्रवेश करेगा तो उसकी लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसकी दाहिनी बांह खोन का मुख्य कारण फैंग युआन था। जब लड़ाई शुरू होगी तो बाइनिंग बिंग का बेरहम स्वभाव यकीनन फैंग युआन को निशाना बनाएगा। इसके अलावा फैंग युआन को कुछ चिंताएं थीं और वो गु यू किंग शू के सामने अपनी असली ताकत नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए फैंग युआन ने तुरंत वहां से निकलने का अपना इरादा जाहिर किया और लड़ाई के मैदान को छोड़ दिया,
दूसरों के रुकने के अनुरोधों को नजरअंदाज करते हुए। वो सच में चला गया? ऐसा कायर HMPH, उसका जाना ही अच्छा है। अगर वो बीच में दखल देता तो शायद हमारे टीम वर्क को खराब कर देता। हाँ, मेन तो डर ही गया था जब मैंने यूज बाइनिंग बिंग का पीछा करते देखा। ए फ्लैट, लगता है फैंग युआन वकाई फैंग युआन ही है, एक कायर जिसने गु लड़ाई प्रतियोगिता में हार मान ली थी। छोड़ो भी, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। कम से कम उसने जाने से पहले हमें बाइनिंग बिंग के बारे में जानकारी तो दी। इसके अलावा वो क्लैन को सूचित करेगा जो रिइंफोर्समेंट्स भेजेंगे। किंग शू ने फैंग युआन के जाते हुए साय को देखते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ग्रुप लीडर, आप बहुत दयालु हैं। फैंग युआन जैसे कायरों के लिए सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, हालांकि फैंग युआन फैंग झेंग का बड़ा भाई है। जैसा मैं देखता हूं, एक जमीन है तो दूसरा आसमान। मैंने पहले हाई फैंग युआन से बात करना बैंड कर दिया है। फैंग झेंग का चेहरा लाल हो गया। यूज फैंग युआन के लड़ाई से पहले भाग जाने पर शर्म आ रही थी। फैंग झेंग, तुम भी जाओ, गु यू किंग शू ने अचानक कहा। क्या? फैंग झेंग की ऊँट फटी की फटी रह गई। क्लैन के एकमात्र ग्रेट टैलेंट होने के नाते हम तुम्हें खो नहीं सकते। बाइनिंग बिंग ने शायद एक बांह खो दी हो, लेकिन आगे की लड़ाई यकीनन बहुत खतरनाक होगी। क्लैन के लिए हम मर सकते हैं, लेकिन तुम, फैंग झेंग, नहीं मर सकते। दूसरे 4 सदस्य सभी प्रभावित हो गए। क्या खूब कहा। एक तेज हंसी गूंजी और एक बुजुर्ग मास्टर प्रकट हुआ। लॉर्ड एल्डर। फैंग झेंग ने तुरंत सम्मान दिया। उसने इस आदमी को एक बहुत हाई वरिष्ठ क्लैन एल्डर के रूप में पहचाना। एल्डर पास आए, गु यू किंग शू को प्रशंसा से देखते हुए। गु यू बो ने एक महान गॉड लिया हुआ बेटा पाला है। क्लैन के लिए मर मिटने की ऐसी भावना के साथ हमें चिंता क्यों करनी होगी कि हमारा गु यू क्लैन विस्तार नहीं करेगा? फैंग झेंग अभी बड़ा हो रहा था और वांगरे के हत्या के प्रयास के बाद क्लैन ने एक एल्डर को हमेशा फैंग झेंग के साथ रहने और उसकी रक्षा करने के लिए भेजा था। फैंग झेंग, तुम्हें लड़ाई में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाओ मत, तुम बस दूर से देख सकते हो। क्या ये सिर्फ एक बाइनिंग बिंग नहीं है? मैंने हमेशा सुना है कि वो कितना बेहतरीन है और उसके पास एक एल्डर की ताकत है। HMPH, अब लगता है वो सिर्फ एक बच्चा है। उसके पास कितना लड़ाई का अनुभव हो सकता है? खुद को अपंग कर लिया, वो सच में अनाड़ी है। एल्डर ने नफरत से कहा। गु यू किंग शू अभी भी अपने नजरिए पर आदिग रहना चाहता था, लेकिन एल्डर के फैसले का विरोध करना अच्छा नहीं होता। एक जूनियर होने के नाते उस बुद्धों का सम्मान करना था और चोटों का ख्याल रखना था। वो इतनी आसानी से अपने एल्डर पर सवाल कैसे उठा सकता था? चैप्टर 140, गु यू किंग शू vs बाइनिंग बिंग, पार्ट 1। बाइनिंग बिंग को बर्फ से बाहर निकलने में जितना वक्त लगा, वो किसी के भी अंदाजे से कम था। एक जोर की दरार के साथ आइस क्रिस्टल टूटने लगा। दरारें बढ़ती गईं जब तक कि वो अंदर से पूरी तरह टूट ना गया। क्लैन एल्डर, गु यू किंग शू, गु यू याओ होंग और बाकी, कुल मिलाकर 5 लोगों ने यूज घेर रखा था। गु यू फैंग जेंगडो पहाड़ की ढलान पर खड़ा था, लड़ाई को ऊंचाई से देख रहा था और सतर्क था। जैसे ही कोई बाई क्लैन का गु मास्टर ग्रुप दिखता, उस तुरंत चेतावनी देनी थी। बाइनिंग बिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन के गु मास्टर्स को मारने की, तीनों क्लैन के गठबंधन को खुलेआम तोड़ने की? जान के बदले जान, यही दुनिया का दस्तूर है। और कुछ कहना है तुझे? क्लैन एल्डर ने एक घमंडी हंकार के साथ कहा। बाइनिंग बिंग ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, चुपचाप अपनी दाहिनी बांह को घूरता रहा। उसकी बाएं बांह हवा में बेकार ही लड़खड़ा रही थी, कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो वहां था ही नहीं। उसने तेवर चढ़ाने शुरू कर दिए, उसका चेहरा पानी की तरह उदास हो गया और उसकी एनी में बिजली चमकने लगी। मुझे अपनी दाहिनी बांह खून पर मजबूर कर दिया। इस लड़के का नाम फैंग युआन है ना? जोंगली और किंग शू की बातें सुनकर वो फैंग युआन का नाम जान चुका था। बड़बड़ाते हुए बाइनिंग बिंग की नीली क्रिस्टल जैसी अण बेहद कठोर मौत के इरादे से भरी हुई थीं। उसके शरीर से एक रैंक 3 गु मास्टर की दम घोटने वाली ऑरा निकल रही थी। जैसा कि फैंग युआन ने पहले अनुमान लगाया था, अपनी कल्टीवेशन को सील करने की क्षमता के साथ बाइनिंग बिंगस पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा सकता था। बस ये था कि पहली लड़ाई में उसके पास इसे खोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ए फ्लैट, रैंक 3 का सफेद चांदी प्राइमीवल एसेंस उसके अपचय को पूरी तरह से भर चुका था। घने प्राइमीवल एसेंस ने उसके आसपास की अपचय की दीवारों पर भारी दबाव डाला। बाइनिंग बिंग जानता था कि वो बर्बादी के रास्ते पर बढ़ रहा था। एक गु मास्टर का अपचय प्राइमीवल एसेंस पैदा करता है और प्राइमीवल एसेंस बदले में अपचय को पोषण देता है।
सच्चाई ये थी, जब तक प्राइमेवल एसेंस अपर्चर के अंदर मौजूद रहता है, वो अपर्चर के लिए एक तरह से पोषण का काम करता है। बस ये था कि ये प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं था, गू मास्टर द्वारा प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करने से कहीं कम प्रभावी था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे शांत समुद्र का पानी भी आसपास के चट्टानों पर एक करोसिव प्रभाव डालता है, लेकिन ये प्रभाव लहरों के चट्टानों से टकराने से कम स्पष्ट होता है। लेकिन नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक के लिए रैंक 3 हासिल करने के बाद, भले ही वो प्राइमेवल एसेंस खर्च ना करे, जब तक प्राइमेवल एसेंस एपर्चर में स्टोर रहता है, पोषण का प्रभाव वैसा ही होता है जैसे कोई गू मास्टर अपने अपर्चर को पोषण देने के लिए प्राइमेवल एसेंस का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहा हो। यही राज था नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक की क्षमता का, जो एक गू मास्टर की कल्टीवेशन को रॉकेट स्पीड से बढ़ा सकता था। इसके अलावा ये पोषण प्रभाव प्राइमेवल एसेंस के रिफाइन होने के साथ और भी मजबूत हो जाता है। रैंक 4 पर, जब तक प्राइमेवल एसेंस अपर्चर के अंदर मौजूद है, वो अपर्चर को पोषण देंगे और प्रभाव एक नियमित गू मास्टर द्वारा प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करने से कई गुना बेहतर होगा। साधारण गू मास्टर्स के साथ उनकी कल्टीवेशन जितनी ऊंची होती है, कल्टीवेशन की गति उतनी ही धीमी हो जाती है। हालांकि दास एक्सट्रीम फिजिक्स इसके विपरीत, द कल्टीवेशन जितना ऊंचा, उनकी योग्यता उतनी ही मजबूत और उनकी कल्टीवेशन यूटीएनआई हाई तेज, जब तक कि वो मौत में ना समा जाते। एक उपमा के रूप में, ये एक व्यक्ति के फ्री फॉल में गिरने जैसा है। इस व्यक्ति की मुद्रा और गुणों पर निर्भर करता है, वो गिरते समय तेजी से बढ़ते रहेंगे, भले ही जमीन पर पहुंचने पर एक भयानक मौत हो। दास एक्सट्रीम फिजिक्स की कल्टीवेशन टेक्निक सबसे ऊंचे स्थान से सबसे तेजी से गिरने के लिए सबसे उपयुक्त परिस्थितियों के साथ गिरना है। जैसे जैसे उनकी कल्टीवेशन तेज और तेज होती जाती है, ये उन्हें सिर्फ वह अस्थायी गौरव देता है जो वो मौत के खतरे का सामना करने से पहले प्राप्त करते हैं। जैसे एक उल्का पृथ्वी पर गिरती है, अपनी ही बर्बादी की ओर बढ़ती है, जिस बिंदु पर वह सबसे ज्यादा चमकती है, वह उसी क्षण आता है जब वह वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाती है। पहले बाइनिंग बिंग ने अपने सफेद चांदी प्राइमेवल एसेंस को लाल स्टील प्राइमेवल एसेंस में इसलिए डाइल्यूट किया था। अभी उसका अपर्चर फिर से पूरी तरह से सफेद चांदी प्राइमेवल एसेंस से भर गया था, और वो महसूस कर सकता था कि हर सेकंड उसकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ रही थी और सुधर रही थी। मुझे व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, और यहां तक कि फ्रॉस्ट डेमन गू को भी कुर्बान करने पर। कहाँ है फैंग युआन? बाइनिंग बिंग का कातिलाना इरादा बढ़ गया जब उसने पूछा। उसकी नीली एड़ी चारों तरफ घूमी, लेकिन फैंग युआन का कोई निशान नहीं मिला। जो फ्रॉस्ट डेमन गू उसने कुर्बान किया था वो एक रैंक 3 गू वर्म था, जिसे उसने 3 असफलताओं के बाद रिफाइन किया था, और इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस लगे थे। ए फ्लैट जब वो चला गया, ये सच में एक बर्बादी थी। हालांकि बाइनिंग बिंग रैंक 3 था, ये हाल ही में हुआ था, और क्लैन के सपोर्ट के बावजूद वो सारे रिसोर्सेस अकेले नहीं हड़प सकता था। इसलिए उसके पास सिर्फ 2 रैंक 3 गू वॉर्म्स थे। ए फ्लैट जब फ्रॉस्ट डेमन गू चला गया था, उसके पास सिर्फ ब्लू बर्ड आइस कॉफन गू बचा था। वो जितना सोचता उतना ही गुस्सा आता। अपनी जवानी की शुरुआत से उसने कभी ऐसी हार नहीं झेली थी। अगर फैंग युआन यहां होता तो वो एक जुनूनी हमले में टूट पड़ता जिसे कोई रोक नहीं पाता। बाइनिंग बिंग के इस अनदेखेपन ने गू यू क्लैन एल्डर को बेहद अपमानित महसूस कराया। घमंडी नौजवान, मेरा मूनब्लेड स्लैश खा, वो चिल्लाया और कूद पड़ा। HMPH। बाइनिंग बिंग की बाई बांह घूमी और उससे निकली ठंडी हवा ने एक लंबी आइस ब्लेड बना दी। उसने जो ओरिजिनल आइस ब्लेड बनाई थी वो सिर्फ 1 मीटर से ज्यादा लंबी थी, लेकिन अब वो 2 मीटर लंबी थी, और भी ज्यादा घटक धार और ज्यादा फ्रॉस्ट एनर्जी के साथ। चींग! क्लैन एल्डर ने अपने दोनों हाथ उठाए जो चांदनी से चमक रहे थे, आइस ब्लेड से टकराने के लिए, एक धात्विक आवाज निकालते हुए। क्लैन एल्डर का चेहरा हैरानी से भरा हुआ था जब उसने एक कदम पीछे लिया और उसके दोनों हथेलियां आपस में टकराईं और काट दिया। गोल्डन मून स्लैश। एक घुमावदार मून ब्लेड, 1 मीटर से ज्यादा लंबा, सुनहरे रंग का, एक दबंग ऑरा के साथ बाहर निकला। सुनहरी चांदनी बाइनिंग बिंग के पीले चेहरे पर चमकी। वो हंसा जब उसने अपने बाएं हाथ में आइस ब्लेड उठाई और आमने सामने हमला किया। क्लैंक! मून ब्लेड और आइस ब्लेड टकराए, सुनहरा चांद गायब हो गया और आइस ब्लेड बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। ये रैंक 3 गू मास्टर्स के बीच की लड़ाई है। सच में बहुत ताकतवर। ना सिर्फ आइस ब्लेड, बल्कि वो गोल्डन मून ब्लेड भी। मैं दोनों में से किसी को नहीं रोक सकता। डोर! फैंग झेंग अपने कम ज्ञान के साथ दिलचस्पी से देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? एक रैंक 2 आइस ब्लेड गू मेरे रैंक 3 मून हैंड ब्लेड को रोकने में कामयाब हो गया, और गोल्डन मून को भी। क्लैन एल्डर ने फैली हुई यूर से घूरा,
उसकी आवाज में अविश्वास था। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक का आइस गू, जो पानी प्रकार के गू का एक रूप है, पर एक मजबूत प्रभाव था। इसके अलावा ये बढ़ोतरी गू मास्टर की कल्टीवेशन बढ़ने के साथ और मजबूत होती जाती थी। बाइनिंग बिंग रैंक 3 कल्टीवेशन पर एक रैंक 2 गू वर्म को रैंक 3 की शक्ति दिखा सकता था। जब वो रैंक 4 होगा, अगर उसने एक रैंक 4 गू वर्म का इस्तेमाल किया तो उसका प्रभाव रैंक 5 से भी आगे निकल सकता है। पहले उसने अपनी कल्टीवेशन को दबाया था, इसलिए सिर्फ प्राइमेवल एसेंस रिकवर करने का प्रभाव बचा था। ए फ्लैट जब उसका लिमिटर हट गया था और वो रैंक 3 पर वापस आ गया था, तो नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक की असली शक्ति दिखने लगी थी। HMPH, बूढ़े आदमी, तुम बहुत कुछ नहीं जानते। बाइनिंग बिंग के पैर रुके, उसने अपनी आइस ब्लेड को हॉरिजॉन्टली पकड़ा और घूमना शुरू कर दिया। हु, हवा की तेज आवाज ने यूज घेर लिया जब वो तेज और तेज होता गया। हाओ, हवा जैसे एक जानवर की दहाड़ में बदल गई थी। कुछ ही मिनटों में 5 मीटर का एक तलवारों का तूफान बन गया। तूफान जैसी हवाएं सफेद रंग की थीं, जो आसपास के लोगों को सुनकर रही थीं। जल्दी हटो। यहां तक कि एक क्लैन एल्डर ने भी ये देखकर इससे टकराने की हिम्मत नहीं की। वो जल्दी से बच निकला, लेकिन दूसरे रैंक 2 गू मास्टर्स समय पर बच नहीं पाए। आइस ब्लेड का तूफान एक साथ आया, पहले से 3 गुना या उससे भी ज्यादा तेजी से। आह! जैसे हाइडू पुरुष गू मास्टर्स तूफान में फंसे, उनकी चीखें रुक गईं। कुछ ही सेकंडों में वो पहले से हाई आइस ब्लेड्स द्वारा कीमा बना दिए गए थे और उनकी जान चली गई। बचाओ! गू यू याओ होंग ने डर से चिल्लाया, ये देखते हुए कि वो तूफान में समाने वाली थी और मरने वाली थी। ग्रीन वाइन गू यू किंगशू ने हरी बैले फेंकी, जो जल्दी से गू यू याओ होंग की कमर के चारों तरफ सांपों की तरह लिपट गईं। जैसे ही वो उस पीछे खींचने वाला था, आइस ब्लेड का तूफान यूएस तक पहुंच चुका था। उसे एक ही झटके में निगल लिया। स्विश स्विश स्विश। आइस ब्लेड्स ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। इस महिला गू मास्टर को 5 या 6 टुकड़ों में काट दिया। बर्फीले हवा ने उसका खून बहने से पहले हाई यूज जमा दिया था। जल्दी ही ये टुकड़े और भी छोटे टुकड़ों में काट दिए गए, हथेली के आकार के जमे हुए लाश के टुकड़े बन गए। याओ होंग, ये दृश्य देखकर किंगशू दुख भरी आंखों से शोक मनाया। सिस्टर याओ होंग। ढलान पर फैंग झेंग ऐसे घनघोर दृश्य को सह नहीं पाया। बेजान नजर से जमीन पर घुटने टेक दिए, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डैम इट, स्टील शर्ट गू। क्लैन एल्डर ने एक गहरी सांस ली जब उसका शरीर काली रोशनी से चमका, जैसे उसने एक स्टील का कवच पहना हो। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढाका जब उसके पैर दौड़े, इस बर्फीले नीले आइस ब्लेड तूफान की तरफ बढ़ते हुए। चिंक चिंक चिंक। वो बहादुरी से अंदर घुस गया। कुछ ही सांसों में आइस ब्लेड्स ने उसके शरीर पर अनेकों बार वार किया, एक तीखी आवाज निकालते हुए। एक पाल बाद तूफान खत्म हो गया। बाइनिंग बिंग और क्लैन एल्डर आमने सामने थे। बूढ़े, तू मौत मांग रहा है। बाइनिंग बिंग की नीली उंगली और भी साफ थीं, उसके सफेद बालों और सफेद कपड़ों से मेल खा रही थीं जब वो ठंडी हवाओं में शांत खड़ा था। उसके बाएं हाथ की आइस ब्लेड पहले ही 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी, लेकिन इसने यूज एल्डर के दिल में घुसने से नहीं रोका। क्लैन एल्डर ने अपना सर झुकाया, अपने बाएं सीने को घूरते हुए। उसके मुंह से एक लाचारी और हैरानी की आवाज निकली। बाइनिंग बिंग ने अपना दाहिना हाथ छोड़ दिया, इस आइस ब्लेड को त्याग दिया। वो क्लैन एल्डर के पास से गुजरा, स्थिरता से आगे बढ़ते हुए। उसके पीछे क्लैन एल्डर का चेहरा एक हल्के नीले रंग की बर्फ से ढक गया था और जल्दी ही वो जमीन पर गिर गया और कभी नहीं उठा। फैंग झेंग ने यह दृश्य देखा और उसकी पुतलियां सुई की नोक के आकार की हो गईं। एक गहन भय उसके पूरे शरीर में फैल गया। ये उसके सबसे बुरा सपना से भी परे था। एक महान रैंक 3 क्लैन एल्डर ऐसे ही मर गया। ये बाइनिंग बिंग इतना ताकतवर है? फैंग युआन कहाँ है? बताओ, और मैं तुम्हें शांति से मरने दे सकता हूं। बाइनिंग बिंग गू यू किंगशू की तरफ बढ़ा। बाइनिंग बिंग। गू यू किंगशू ने गहरी सांस ली, बाइनिंग बिंग को बिना डरे देखते हुए। तुम और मैं दास से ज्यादा बार लड़ चुके हैं, तुम और भी मजबूत होते जा रहे हो, और अब मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम मुझसे आगे निकल चुके हो। लेकिन तुम्हारी ताकत मुझे अपने क्लैन के सदस्य को धोखा देने पर मजबूर नहीं कर सकती। आओ, मुझसे लड़ो। सिर्फ तू ही। बाइनिंग बिंग ने नफरत से कहा। फैंग झेंग की तरफ मुड़कर देखा, एक भूं उठाते हुए। वो फैंग युआन का भाई है? गू यू किंगशू का चेहरा बदल गया, एक बड़ा कदम उठाया और बाइनिंग बिंग को रोक दिया। उसके साथ पंगा लेने की सोचना भी मत। बाइनिंग बिंग का चेहरा उतर गया। तुम काफी दिलचस्प दुश्मन हो, तुम्हें जिंदा रखना मेरी जिंदगी में कुछ रंग भर सकता है।
लेकिन मेरा मूड अब बहुत खराब है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ठीक से बताओ, फैन युआन किस दिशा में गया? गु यू किंगशू ने यूज सबसे सीधे तरीके से जवाब दिया, अपनी हरकत से। उसने अपनी ईंट बैंड की और फिर से खोल दी। वुड चाम गु। चैप्टर एंड।